आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर, मतलब कि लीडिंग पावर फैक्टर होने के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों यह जो सवाल है, यह सवाल आपसे कई तरीके से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर हमारा पावर फैक्टर माइनस में है तो उस समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो हम पावर फैक्टर माइनस की बात कर रहे हैं, इसे ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। जनरली हमारी इंडस्ट्री का जो पावर फैक्टर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है 0.9, 0.8, 0.7। ये हमारा जितना कम होता जाता है, अगर वो 0.60 हो गया तो ये हमारा और कम हो गया, और जितना ये कम होता जाता है उतना ही हम बोलते हैं कि हमारा पावर फैक्टर इंडस्ट्री का खराब हो रहा है। लेकिन अब जब इंडस्ट्री में पावर फैक्टर खराब होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारी इंडस्ट्री में कैपेसिटर को लगाते हैं। अब जब हम हमारी इंडस्ट्री में कैपेसिटर को लगाते हैं तो कैपेसिटर के लगाते ही हमारा पावर फैक्टर वापस से इंप्रूव होने लग जाता है। जैसे कि हमारा पावर फैक्टर पहले 0.6 था, तो हमने यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगाए तो हमारा पावर फैक्टर 0.7 हो गया। फिर हमने और थोड़े कैपेसिटर लगाए तो 0.8 हो गया, थोड़े और लगाए तो 0.9, फिर हमने थोड़े और लगाए तो 1 हो गया। लेकिन अब जो हमारा ये 1 पावर फैक्टर हुआ, इसे हम यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं, और यही हमारा सबसे बढ़िया पावर फैक्टर होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारा पावर फैक्टर 1 हो गया और हमने फिर भी हमारे कैपेसिटर की संख्या को और बढ़ा दिया, तो उस केस में हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो पावर फैक्टर माइनस में चला जाएगा, जैसे कि -0.9। फिर अगर हमने और कैपेसिटर को जोड़ दिया तो हमारा -0.9 से -0.8 हो गया, फिर -0.7। इस तरीके से हमारा पावर फैक्टर माइनस में जाता रहेगा, और यह जो पावर फैक्टर माइनस में जाता है इसे ही हम लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार अगर हम ज्यादा कैपेसिटर जोड़ देते हैं, मतलब कि हमारा पावर फैक्टर माइनस में चला जाता है, तो उससे हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। तो यही आज के छोटे से वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देर करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस टॉपिक को काफी अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा पावर फैक्टर के बारे में समझ लेना चाहिए कि आखिरकार पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर हमारा खराब ही क्यों होता है। और साथ ही साथ सेकंड चीज कि आखिरकार हमारा जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर हमारे पावर फैक्टर को किस तरीके से इंप्रूव कर रहा होता है। तो इन दोनों ही सवालों को हम 1 मिनट अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आसान शब्दों में यह जान लेते हैं कि आखिरकार ये पावर फैक्टर क्या है। तो कभी भी अगर आपके सामने पावर फैक्टर की बात होती है ना, तो आप उस समय डायरेक्ट समझ जाइएगा कि आपके सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं इंडक्टिव लोड लगा हुआ है। अगर आपके सिस्टम में इंडक्टिव लोड नहीं लगा होगा तो उस समय आपका पावर फैक्टर खराब ही नहीं हो रहा होगा। इंडक्टिव लोड का मतलब क्या होता है, हमारे ऐसे लोड जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग लेकर कोई ना कोई ऑपरेशन करा रहे होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारी जो मोटर होती है, उस मोटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई हमारे मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम हमारे रोटर को घुमा रहे होते हैं। तो अभी इस मोटर के केस में आपने क्या देखा, हमारी जो मोटर है, यह मोटर अपना जो काम कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो ये मोटर है, यह मोटर हमारा इंडक्टिव लोड है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, जब भी इंडक्टिव लोड होगा तो उस समय हमारे पावर फैक्टर की बात हो जाएगी। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी हम हमारे सर्किट में इंडक्टिव लोड लगा रहे होंगे तो उसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर खराब हो जाएगा। अब अगला सवाल आता है कि आखिरकार इंडक्टिव लोड लगाने से पावर फैक्टर खराब ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है हमारे इंडक्टिव लोड में। दोस्तों पावर फैक्टर खराब क्यों हो रहा है, इससे वापस से आप इस मोटर के उदाहरण से अच्छे से समझ लीजिए। जैसा कि हम सभी को पता है, हम हमारी इस मोटर को सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी मोटर करंट ले रही है। अब यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं कि हमारी जो मोटर करंट ले रही है चलने के लिए, हमें मैकेनिकल पावर देने के लिए, तो उस केस में हमारी ये मोटर 10 एम्पियर के आसपास का करंट ले रही है। अब हम जनरली बात तो करते हैं कि हमारी मोटर 10 एम्पियर करंट ले रही है, लेकिन दोस्तों यह जो 10 एम्पियर करंट है ना, यह करंट हमारे 2 टाइप का करंट हो जाता है। मतलब कि हमारी जो भी मोटर है, जो भी हमारा इंडक्टिव लोड है, वह जो भी करंट ले रहा है ना, वह करंट हमारा 2 टाइप में बटा होता है। मतलब कि जैसे हमारी मोटर 10 एम्पियर करंट ले रही है, तो हो सकता है इस मोटर के अंदर जो 5 एम्पियर करंट है, वह 5 एम्पियर तो हमारा एक्टिव करंट हो, लेकिन बाकी बचा जो 5 एम्पियर करंट है वो हमारा रिएक्टिव करंट हो। अब आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर एक्टिव करंट और रिएक्टिव करंट क्या है। तो दोस्तों इसको अभी आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, ये काफी ज्यादा सिंपल चीज है, इसे हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर हम अभी के लिए सिंपल सी भाषा में एक्टिव करंट की बात करें, तो हमारे जो भी लोड होते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गए, हीटर हो गए, जो भी हमारे ये लोड होते हैं, यह जो करंट ले रहे होते हैं, जैसे कि अगर हमारा कोई हीटर 5 एम्पियर करंट ले रहा है, तो वो जो 5 एम्पियर करंट है ना, वो पूरा का पूरा एक तरह से एक्टिव करंट ही है, वह कोई हमारा रिएक्टिव करंट नहीं ले रहा होता। लेकिन जब भी हमारी मोटर की बात आती है तो उसके अंदर हमारा रिएक्टिव करंट की भी बात आ जाती है। और दोस्तों एक और छोटी सी बात यह भी जान लीजिए कि आखिरकार हमारी ये मोटर रिएक्टिव करंट क्यों ले रही है। तो दोस्तों इसके पीछे सिंपल सी वजह होती है, हम
हम सभी जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं ना कि हमारा सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो वह जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वह मैग्नेटिक फील्ड हमारा रिएक्टिव करंट से ही बनता है। अगर हमारे सर्किट में रिएक्टिव करंट नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे वो मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं रही होगी। तो इस चीज से आपको यह तो पता चल गया कि आखिरकार जब भी हमारी मोटर चलेगी तो वह मोटर हमारा रिएक्टिव करंट भी ले रही होगी। अब दोस्तों यह जो रिएक्टिव करंट मोटर ले रही होती है, इसी को ही हम पावर फैक्टर से लिंक कर देते हैं। आखिरकार कैसे लिंक करते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब भी हमारी ये मोटर रन हो रही होती है तो हमारी मोटर कैसे रन होती है, हमारी जो भी पावर प्लांट होता है, जो भी हमारी ग्रिड होती है, उस ग्रिड से हमारी जो सप्लाई आ रही होती है वो सप्लाई हम हमारी इस मोटर को जोड़ देते हैं और हमारी ये मोटर उसकी जरूरत के अनुसार एक्टिव करंट और रिएक्टिव करंट ले रही होती है। लेकिन अब जब हमारी ये मोटर रिएक्टिव करंट जो ले रही है, वह रिएक्टिव करंट अगर ग्रिड से ले रही होगी तो उस केस में कहा जाता है कि हमारे इंडस्ट्री का जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर खराब हो गया है। इस चीज को आप प्रैक्टिकली ऐसे समझ लीजिए, हमारी ये मोटर ग्रिड की सप्लाई चल रही है तो हमारा पावर फैक्टर डायरेक्ट कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी जो मोटर रिएक्टिव करंट ले रही है वो ग्रिड की सप्लाई से ले रही है। लेकिन अब हमारे इस पावर फैक्टर को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे इंडस्ट्री के अंदर कैपेसिटर को जोड़ते हैं। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, यह कैपेसिटर हमारी इस मोटर को, हमारे इस उपकरण को रिएक्टिव करंट डिलीवर कर रहे होते हैं। मतलब कि अब जो हमारी मोटर रिएक्टिव करंट लेगी वह रिएक्टिव करंट ग्रिड से नहीं लेगी, वह रिएक्टिव करंट अब हमारा एक कैपेसिटर ही दे देगा। आखिरकार ये पूरा प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, तो इसको आप सिंपल से उदाहरण से देख लीजिए। हमारी ये मोटर है, इस मोटर को आपने ग्रिड की सप्लाई चलाया तो हो सकता है हमारी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर 0.8 हो गया, और अगर आपने यहाँ पे एक और मोटर जोड़ दी तो हो सकता है हमारी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर 0.8 से घट के और भी कम हो गया, 0.7 हो गया। अब इस केस में यह जो पावर फैक्टर ये तो खराब पावर फैक्टर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे इंडस्ट्री के अंदर कैपेसिटर को लगा देंगे। तो अब हमने एक कैपेसिटर लगाया तो हमारा जो पावर फैक्टर है, ये पावर फैक्टर 0.7 था, ये हमारा सही होके अब हमारा पावर फैक्टर 0.9 हो जाएगा। लेकिन हमको और पावर फैक्टर सही करना है तो हम क्या करेंगे, एक और कैपेसिटर को जोड़ देंगे, अब हमारा पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब जो हमारी मोटर रिएक्टिव करंट ले रही है वो अब ग्रिड से नहीं ले रही, वो हमारा एक कैपेसिटर ही दे रहा है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब हम यहाँ पर एक और कैपेसिटर को जोड़ देंगे। एक और कैपेसिटर को जोड़ते ही क्या होगा, हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही, हमको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा रिएक्टिव करंट हमारे सर्किट में फ्लो होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर खराब हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, जिसे हम लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। अगर हम ज्यादा जोड़ देंगे तो हमारा पावर फैक्टर और भी ज्यादा माइनस में चले जाएगा। तो दोस्तों आखिरकार ये पावर फैक्टर क्या होता है और कैपेसिटर किस तरीके से पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, यह तो अब आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। माना ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया होगा, लेकिन अब हम फटाफट से ये भी समझ लेते हैं कि आखिरकार पावर फैक्टर माइनस में होने से क्या नुकसान है। अगर हम यहाँ पे ज्यादा कैपेसिटर जोड़ देंगे तो उससे हमारे सिस्टम में क्या नुकसान होंगे। तो दोस्तों इसकी वजह से हमारे सिस्टम में मुख्य 2-3 नुकसान होते हैं। सबसे पहले नुकसान की बात करें, वो हो जाता है हमारे इंक्रीजिंग ऑफ लाइन पावर लॉस। आखिरकार इस लाइन का मतलब क्या है, तो इस लाइन का मतलब सिंपल सा ही है, जो कि हम ऑलरेडी समझ भी चुके हैं कि जब भी हम हमारे एक्स्ट्रा कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर माइनस में हो जाता है। लेकिन ये माइनस में क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी मोटर लोड चल रहे हैं हमारे कंपनी के अंदर, इसको हमारे कितने रिएक्टिव करंट की आवश्यकता है, उस रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही हम रिएक्टिव करंट कैपेसिटर को जोड़कर हमारे सिस्टम में दे रहे हैं। तो ऐसा करने की वजह से हमारे सिस्टम में बिना मतलब अनावश्यक का रिएक्टिव करंट सिस्टम में फ्लो हो रहा होगा, और इस अनावश्यक रिएक्टिव करंट के फ्लो होने को ही हम बोल रहे होते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर लाइन पावर लॉस बढ़ रहे होते हैं। तो पहली चीज हमारे पावर फैक्टर के माइनस होने का यही है, इंक्रीजिंग ऑफ लाइन पावर लॉसेस। इसके बाद में दोस्तों सेकंड नुकसान क्या हो जाता है, हमारा पावर फैक्टर माइनस में होने का, ज्यादा कैपेसिटर जोड़ने का, तो वो हो जाता है हमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उस बिल में हमें पेनल्टी भरनी पड़ती है। आखिरकार ये बिल में पेनल्टी कैसे आती है, तो जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें आइडिया होगा कि हमारा जो भी मीटर होता है उस मीटर के अंदर हमारा एक kVARH करके एक ये भी यूनिट चल रही होती है। तो जब भी हम हमारे सिस्टम के अंदर ज्यादा कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रिएक्टिव करंट है वह रिएक्टिव करंट हमारा सिस्टम में बढ़ जाएगा। अब जब भी हमारा रिएक्टिव करंट ज्यादा बढ़ेगा तो हमारा जो मीटर है ना, इस मीटर के अंदर हमारे जो kVARH की यूनिट होती है ये यूनिट भी बढ़ने लग जाती है। अब जब हमारा नेक्स्ट मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल काउंट होके आएगा तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर चेक करेगा कि इनका kVARH कितना है। अगर उनको kVARH में ज्यादा इजाफा दिखेगा, उनको दिखेगा कि इनके सिस्टम में बिना मतलब का अनावश्यक का रिएक्टिव करंट घूम रहा है, तो उस केस में वो हमको इलेक्ट्रिकल बिल में हमें पेनल्टी भेज देते हैं, और इस पेनल्टी के अंदर हमें बिजली बिल में अनावश्यक का ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो इसी वजह से हमेशा कहा जाता है कि कंपनी में कभी भी पावर फैक्टर माइनस में नहीं जाना चाहिए। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा जाएगा तो हमें बिना मतलब की पेनल्टी देनी पड़ेगी।
इसके अलावा दोस्तों एक और छोटा सा तीसरा रीजन भी आ जाता है, जो कि हो जाता है हमारा इंक्रीजिंग सिस्टम वोल्टेज। ये इंक्रीजिंग सिस्टम वोल्टेज क्या है, तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं कि जब भी हमारे सिस्टम में करंट बढ़ रहा होगा उस केस में हमारा वोल्टेज भी साथ में बढ़ रहा होगा। अभी यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिरकार करंट बढ़ने से वोल्टेज कैसे बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि आखिरकार करंट बढ़ने पे किस केस में वोल्टेज बढ़ता है और किस केस में वोल्टेज कम होता है। आप वह वीडियो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको लीडिंग पावर फैक्टर से जुड़े कई सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार पावर फैक्टर क्या होता है, इंडस्ट्री में आखिरकार कैपेसिटर किस तरीके से पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है और साथ ही साथ पावर फैक्टर माइनस में होने के हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप नहीं पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।